हेलो एवरीवन। सो आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ और आप सब अपनी रिवीजन बिल्कुल फोर्स से कर रहे हैं. So let's come to the point. Today we are going to discuss about this atmospheric circulation. The reason behind choosing this topic was, see, the Earth is a kind of your open system. ठीक है. जो भी हीट जनरेट हो रहा है, जो भी मॉइस्चर जनरेट हो रहा है, that is being distributed or exchanged throughout this entire Earth, and that is because of with the help of what? With the help of your wind, your air, and also because of the pressure that is being created. ठीक है. तो इस वजह से ये एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से हमारे पूरे अर्थ का हाउ इट इज मेंटेनिंग द कांस्टेंट टेम्परेचर, हाउ दिस विंड्स आर हेल्पिंग अस. ठीक है. इट्स अ काइंड ऑफ बेस. इट विल प्रोवाइड यू अ बेस जिसपे कि फर्दर ऑन आप क्या करोगे, दूसरे कॉन्सेप्ट को बिल्ड करोगे. फॉर एग्जाम्पल हमारे ओशनोग्राफी है. ओशनोग्राफी में भी व्हेन वी आर रीडिंग दिस करंट, ओशन करंट्स, one of the major factors that determine the movement of your ocean current is what is your wind. ठीक है. तो विंड की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है कि कैसे जो पूरा सिस्टम है वो डेवलप हुआ है, कैसे प्रेशर सेल्स जो है वो डेवलप हुए हैं. तो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो हाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस थिंग इज दैट कि पहले हम एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन को डिस्कस करेंगे. लेटर ऑन इन द अदर वीडियो विल डिस्कस अबाउट दिस विंड पैटर्न एंड द डायरेक्शन. सी, वी डू रीड अबाउट द ईस्टर्लीज एंड वेस्टर्लीज, है ना. ईस्टर्लीज पढ़ लिया, वेस्टर्लीज पढ़ लिया, ये जान गए कि इसकी डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट है, वेस्ट टू ईस्ट है, राइट. व्हेन इट कम्स टू एप्लीकेबिलिटी, जब उसको अप्लाई करने की बारी आती है तो हम नहीं कर पाते हैं, या फिर यूपीएससी ने कुछ भी क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया, सो वी आर नॉट एबल टू अप्लाई इट और इम्प्लीमेंट इट. ठीक है. क्यों? क्योंकि हमने उसको रटा है कि ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन है, राइट. तो इस पूरे वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे वो जनरेट हुए हैं, उसका रीजन क्या है, रैशनल क्या है उसके पीछे, और हाउ दीज विंड सिस्टम्स आर जनरेटिंग, ताकि अगर कुछ वैसे ट्विस्टिंग क्वेश्चंस भी आए तो हम उसको इजीली सॉल्व कर सके. सो इन दिस वीडियो वी आर फोकसिंग ऑन एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन. इन द अपकमिंग वीडियोस विल डिस्कस द पैटर्न ऑफ विंड एंड द डायरेक्शन ऑफ विंड सर्कुलेशन. देन वी विल फर्दर प्रोसीड टू योर करंट्स, ओशन करंट्स, उसके मेजर फैक्टर्स क्या क्या हैं करंट्स के आपके. फिर जो कुछ क्लाइमेटोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स है जिसकी की बात कर रहे थे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये रिक्वेस्ट किया था अमॉक को डिस्कस करने के लिए, और भी सर्टेन लाइक एल नीनो है, ला नीना है, जो क्लाइमेटोलॉजिकल इवेंट्स हैं उसको भी समझने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दैट यू अंडरस्टैंड दिस एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन. सो विल प्रोसीड वन बाय वन. ओके, सो लेट्स बिगिन इट, लेट्स स्टार्ट इट. सो यू कैन हैव योर नोट्स प्रिपेयर्ड. आप नोट बना सकते हैं, आप मेरे साथ साथ जो भी मैं पढ़ा रही हूँ उसको नोट मेकिंग कर सकते हैं. And after that, I'll give you homework which you have to do it. Okay, so without wasting our time, let's start it. Let's begin. So first concept is about air pressure. ठीक है. So what are these air pressures? So sorry. ठीक है. So see here, air pressure. So air is what? This is a mixture of gases. Okay, kind of mixture of gases है. So suppose this is your environment. तो इसमें जितने भी molecules, air molecules हैं, so these are what? These are kind of exerting a pressure. So these are what? These are exerting pressure. इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? Air pressure बोलते हैं. That is the total weight of mass of column of air. उसको air pressure बोलते हैं. So suppose this is your surface. तो surface area में अगर आप आएंगे तो यहाँ पे जो air pressure है that will be high. High होगा, ज्यादा होगा as compared to your upper atmosphere or the upper layer of atmosphere. क्यों? क्योंकि एक तो यहाँ पे gravity भी ज्यादा है. दूसरी चीज के ऊपर से जो जितने भी एयर है दैट इज ऑल्सो एक्सर्टिंग प्रेशर हियर. सो इस एरिया में दिस एरिया विल हैव हाई प्रेशर एज कंपेयर टू योर अपर एटमॉस्फेयर, एंड एज यू आर मूविंग अपवर्ड द प्रेशर विल डिक्रीज. ठीक है. सो दिस यू हैव टू रिमेंबर. नाउ हाउ आर वी मेजरिंग दीज एयर प्रेशर? वी आर मेजरिंग दीज एयर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट जिसको कि बैरोमीटर बोलते हैं. ठीक है, बैरोमीटर बोलते हैं. एंड हाउ आर वी ड्रॉइंग दीज प्रेशर? वी आर ड्रॉइंग इट विद द हेल्प ऑफ आइसोबार्स. So isobars are basically line joining equal pressure area. ठीक है. Suppose these are your different pressures belt. ठीक है. So always remember this wind or the air will move from your high pressure towards your low pressure. So this concept is very important. ये आपके बाकी जगहों पे भी आ जाएगा. क्लाइमेटोलॉजी की जब भी हम बात करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा आएगा. तो always remember this air will always move from your high pressure area towards your low pressure area. ठीक है. और ये जो आपको चेंज दिख रहा है प्रेशर में,
इस एरिया का प्रेशर जो है दैट इज डिफरेंट, इस एरिया का प्रेशर दैट इज डिफरेंट, तो ये चेंज दिख रहा है, दैट इज योर प्रेशर ग्रेडियंट. ठीक है. So pressure gradient is basically a rate of change of pressure per unit horizontal distance is called pressure gradient. ठीक है. Now suppose आप slope की बात कर लो, hill slopes की बात कर लो. हिल स्लोप्स में अगर आप ऊपर से कुछ भी थ्रो करते हो, या तो पानी, रॉक्स हैं या फिर वाटर है, इफ यू आर थ्रोइंग इट, हाउ विल बी द मूवमेंट? द मूवमेंट विल बी फ्रॉम ए हाई ऑल्टीट्यूड टुवर्ड्स योर लोअर ऑल्टीट्यूड. सिमिलरली योर प्रेशर विल आल्सो, इट्स अ काइंड ऑफ स्लोप है जिसमें कि हमेशा जो एयर है दैट विल मूव फ्रॉम योर हाई प्रेशर टुवर्ड्स योर लोअर प्रेशर एरिया, हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर में जाते हैं. ठीक है. सो दिस यू हैव टू रिमेंबर. यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट ये इंपॉर्टेंट है. सी हियर, सपोज this is your isobars. Okay. So these are different values which we are having here. So always remember this closely spaced isobars will have steep slope. इसका slope ऐसे कुछ बनेगा अगर आप ग्राफ पे प्लॉट करते हो. So these will having a steep slope as compared to these isobars जो कि क्या है, these are far apart और इसका slope थोड़ा gentle बनता है. So this you have to remember, these closely spaced isobars will have steep slopes as compared to your slopes, these far apart isobars. Okay, so this you have to remember. Now the another concept here is that there is an inverse relationship between your temperature and pressure. But see, this condition will not be applicable to every other phenomena or every other place when we are reading about climatology, because this pressure is just not determined by your temperature. It is also getting determined by the rotation of earth, altitude, and your air movement. Okay, so you have to remember this. Your pressure is just not controlled by your temperature, it is also being controlled by several other factors which include your rotation of earth, altitude and the air movement. ठीक है. तो अभी के लिए बस यही रखो कि there is inverse relationship between temperature and pressure. Inverse का मतलब क्या होता है कि अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा जो है वो डिक्रीज होगा. Suppose your pressure is increasing, then your temperature will decrease and vice versa. ठीक है. So this you have to remember. Okay. Now see here, this is the diagram which I have taken to just clear the few concepts. ठीक है. So see here, this is your sun. So when your sun is closest to this earth, it is called what? It is called perihelion. Okay. And when the sun is farthest from your earth, this is called what? This is called your perihelion. Sorry, aphelion. ओके. नाउ सी हियर, तो ये जो पेरिलियन का टाइम है ये आपके जनवरी के टाइम पे होता है. अराउंड 3rd of January this sun is closest to your earth. Now you might be thinking why this is happening, क्योंकि जब closest है sun हमारे अर्थ से, तो जनवरी के टाइम पे we have winter. In northern hemisphere we have winter. So why it is happening when we are closest to the sun still we are having winter? तो इसकी वजह ये है कि जो अर्थ है that is tilted on 23.5 degrees. So जब ये इसका अर्थ का टिल्ट है that is tilted away from the sun. ठीक है. तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की अगर आप टिल्ट देखोगे तो that is away from the sun. इस वजह से क्या है कि जो सन की एनर्जी है, जो सन रेज है, that is unable to reach this part. तो इस पार्ट में उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए कंप्लीटली डार्क होता है, वहां पे सन की रेज नहीं पहुंच पाती है. ठीक है. नाउ सी हियर, दिसंबर 21 में the sun will make 90-degree angle with your Tropic of Capricorn. Okay. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है. इसका ये मतलब है कि यहाँ पे जो हीट रिसीव हो रहा है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर एरिया. सिमिलरली इफ यू सी हियर द रेज ऑफ द सन that is getting decreased, or the angle which sun rays are making to the earth is decreasing as we are moving in the higher latitudes. तो अगर आप इस डिस्टेंस को देखें, ठीक है, अगर आप इस डिस्टेंस को देखें और ऊपर वाले डिस्टेंस को देखें,
तो ये डिस्टेंस ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस डिस्टेंस। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो हीट है वो कम रिसीव हो पा रही है एज कम्पेयर टू दिस एरिया। सो दिस एरिया विल रिसीव लेस अमाउंट ऑफ हीट एज कम्पेयर टू दीज एरियाज। ओके, और यहाँ पे तो बिल्कुल भी हीट नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जैसे ही सन की रेस स्लैंट होते जाती है, डिस्टेंस क्योंकि बढ़ता जा रहा है, तो उसके कारण क्या हो रहा है, हीट जो है वो पर्टिकुलर एरिया कम रिसीव कर रहा है। सो दिस यू हैव टू रिमेंबर। ओके, नाउ सी दिस थिंग हियर। यहाँ पे देखिए, ये जो अर्थ है, जो सन है, सन की रेस जो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है आपकी ट्रॉपिक ये इक्वेटर के पास। ओके, सो दिस इज योर स्प्रिंग इक्विनॉक्स। सो स्प्रिंग इक्विनॉक्स में क्या होता है कि दिस सन इज फॉर्मिंग 90 डिग्री एंगल विथ योर इक्वेटर एंड बोथ द हेमिस्फीयर, दीज बोथ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर विल रिसीव इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी टू दैट पीरियड। ठीक है, नाउ सी दिस थिंग। अब यहाँ पे देखिए, ये जो सन है, नाउ दिस इज अराउंड जून का टाइम है यहाँ पे, और अब जो अर्थ की टिल्ट है दैट इज टुवर्ड्स द सन। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है दैट इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो जून 21 को दिस सन विल मेक 90 डिग्री एंगल विथ योर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, सो दिस एरिया विल रिसीव मोर एनर्जी, मोर हीट एज कंपेयर टू अदर एरियाज। एंड सिमिलरली अगर आप नीचे की ओर जाएंगे तो एज सन की जो रेज है दैट विल बिकम स्लैंट, और इस वाले एरिया में जो आपका साउथ पोल है वहां पे हीट रिसीव नहीं हो रहा है और वहां पे कोई भी हीट जनरेट नहीं हो रही है। तो दैट पर्टिकुलर एरिया विल बी इन डार्क थ्रू आउट दैट पीरियड। ठीक है, ओके, और जैसे ही आप ऊपर की ओर जाएंगे, ये वाला जो एरिया है दिस इज योर नॉर्थ पोल वाला एरिया। यहाँ पे थ्रू आउट उस पीरियड में आपकी जो एनर्जी है, जो हीट सन की रेज है दैट इज बीइंग रिसीव्ड। ओके, सो दिस इज जून 21, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज एपीलियन का टाइम है ये, एंड दिस इज जून 21 एंड दिस इज योर समर सॉलिस्टिस। ठीक है, समर सॉलिस्टिस में क्या है कि जो सन रेज है दैट इज फॉर्मिंग 90 degree angle with your tropic of Cancer. So this you have to remember. Okay. Now again here यहाँ पे sun है, फिर ये है this is your autumn equinox. This is around your September 21. तो यहाँ पे again जो sun है वो 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा आपके इक्वेटर से। तो यू हैव टू रिमेंबर कि 90 डिग्री का एंगल जो है दो बार हो रहा है। तो स्प्रिंग इक्विनॉक्स में जब सन जो है दैट इज फॉर्मिंग 90 डिग्री एंगल विथ योर इक्वेटर, एंड देन अगेन इन द ऑटम इक्विनॉक्स व्हेन अगेन दिस सन इज फॉर्मिंग 90 डिग्री एंगल विथ योर इक्वेटर, और जिसमें कि जो दोनों ही हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में, द अर्थ विल रिसीव इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी, हीट। ओके, सो इस पूरे डायग्राम को समझाने का मेरा मेन मकसद यहाँ पे यही था कि आपको मैं बता सकूं कि व्हाट आर दीज हीट सरप्लस एरियाज एंड व्हाट आर दीज हीट डेफिसिट एरियाज। अगर आप ये वाला पॉइंट देखें, दिस एंटायर रीजन, दिस इक्वेटोरियल एरिया एंड ट्रॉपिकल एरिया, दिस इज रिसीविंग हीट थ्रू आउट द ईयर। ओके, थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे हीट इसको रिसीव हो रहा है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज हीट सरप्लस एरिया, दिस इज योर हीट सरप्लस एरिया। ओके, बट दिस एरिया, दिस इज नॉट रिसीविंग हीट थ्रू आउट द ईयर। तो ये जो एरियाज हैं आपके, या फिर अगर सन की एनर्जी आ भी रही है, सो दिस इज स्लैंटिंग, वहां पे जो हीट है दैट इज रिसीव्ड लेस। तो ये जो एरियाज हैं आपके, दिस विल बिकम योर हीट डेफिसिट रीजन्स। ठीक है, और इस हीट सरप्लस और हीट डेफिसिट रीजन के कारण ही अलग अलग प्रेशर जो है, बेल्ट जो है वो डेवलप हो रहा है। कैसे हो रहा है आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे जस्ट मैं एक इमेजिनरी सिचुएशन की बात कर रही हूँ, जहां पे ये माना गया है कि जो अर्थ है दैट इज नॉन रोटेटिंग, अर्थ रोटेट नहीं कर रहा है। तो उस केस में आपके जो प्रेशर बेल्ट है वो कैसे डेवलप होंगे, वो इस तरह से कुछ डेवलप होंगे कि जो आपके इक्वेटोरियल एरियाज हैं, इक्वेटोरियल प्लस योर ट्रॉपिकल एरिया। ठीक है, यहाँ पे इस केस में क्या होगा, दिस विल हैव लो प्रेशर बेल्ट। ठीक है, और ये जो एरिया है, दिस एंटायर polar and subpolar region, this will have high pressure. This is the case when the earth is not rotating. ठीक है, लो प्रेशर क्यों होगा, बिकॉज जब हीटिंग होती है सरफेस की, जो आपके एयर मॉलिक्यूल्स हैं दैट विल एक्सपैंड। ठीक है, एक्सपैंड कर रहे हैं यानी फैल रहे हैं, तो जो आपका प्रेशर है दैट विल बिकम लो। सिमिलरली अगर आप ऊपर की ओर जाएंगे, जहां पे पोलर एरिया, सब पोलर एरियाज में, वहां पे हाई प्रेशर क्यों क्रिएट हो रहा है, क्योंकि वहां पे जो है टेम्परेचर जो है दैट इज वेरी लो।
टेम्परेचर एक्सेप्शनली लो इन द पोलर एरियाज, तो वहां पे आपको मिल रहा है क्या, वहां पे आपको हाई प्रेशर डेवलप हो रहा है. ओके, सो दिस इज द केस ऑफ नॉन रोटेटिंग अर्थ विच इज एन इमेजिनरी सिचुएशन. नाउ कम टू दिस पॉइंट, जबकि एक्चुअल पोजीशन पे हम आते हैं, जब हमारा जो अर्थ है दैट इज रोटेटिंग. नाउ हाउ दिस प्रेशर बेल्ट्स आर फॉर्मिंग. ठीक है, so you have to remember here is that we have, see here, we have two thermally induced belts. Okay, thermally induced belt है हमारे पास दो. कौन कौन से हैं? पहला तो ये आपका ट्रॉपिकल लो है, दिस ट्रॉपिकल लो एंड दिस पोलर रीजन. ठीक है, पोलर हाइज. तो दोनों ही हेमिस्फीयर में आपको मिल जाएंगे. तो टोटल हमारे पास थर्मली इंड्यूस्ड बेल्ट कितने हो गए? 3 हो गए. वी हैव 3 थर्मली इंड्यूस्ड बेल्ट. थर्मली इज रिलेटेड टू व्हाट? हीट. ठीक है, हीट के कारण जो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट. ठीक है, बाकी जो प्रेशर बेल्ट हैं दैट इज नॉट थर्मली इंड्यूस्ड, दैट इज डायनेमिकली इंड्यूस्ड. ठीक है, डायनेमिकली इंड्यूस्ड इसलिए है क्योंकि these belts have been created not because of the heat but because of several other factors, जिसके कारण से ये प्रेशर बेल्ट जो है वो क्रिएट हुए हैं. ठीक है, तो देखते हैं एक एक करके हम. लेट मी क्लियर दिस फर्स्ट. ठीक है, तो ये एरिया देखिए, यहाँ पे हीटिंग ज्यादा हो रही है. हीटिंग ज्यादा हो रही है. ऑलवेज रिमेंबर व्हेन द हीटिंग विल बी देयर, एयर विल एक्सपैंड. एयर जो है वो एक्सपैंड करेगा, एक्सपेंशन होगा, और वहां पे एडियाबेटिक कूलिंग होगी. एडियाबेटिक कूलिंग का मतलब ये है कि प्रेशर के चेंज के कारण जो इंटरनल मॉलिक्यूल्स हैं एयर के, वो क्या हो रहे हैं? वो कूल डाउन हो रहे हैं. एक्सपेंशन हो रहा है, एडियाबेटिक कूलिंग हो रही है, तो यहाँ पे जो एयर है वो कूल डाउन होंगे, कंडेंस होंगे, और यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन होगा. क्लाउड फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा? वहां पे विल हैव रेनफॉल देयर. ओके, सो हियर एज द विंड इज वार्म, सो इट इज मूविंग अपवर्ड. अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है. यहाँ पे एडियाबेटिक कूलिंग हुई और यहाँ पे आपके क्लाउड फॉर्मेशन हुई. एंड दिस एरिया वी नो, देन इक्वेटोरियल एरिया वी हैव एम्पल अमाउंट ऑफ दिस रेनफॉल. ओके, तो कुछ एयर जो है, द सम पार्सल ऑफ एयर विल मूव फर्दर अप. तो जो ट्रोपोस्फेयर एरिया है, ऑलरेडी द टेम्परेचर इज वेरी लो. इस एरिया में टेम्परेचर जो है बहुत कम होता है, और क्योंकि जो एयर नीचे से ऊपर उठकर आए हैं वो ऑलरेडी कूल हो चुके हैं. सो नाउ दिस एयर हैव बिकम डेंस बिकॉज ऑफ द कूलिंग. नाउ दिस एयर, few parcel of air will move this side and few parcel of air will move this side. ठीक है, now this air which is dense, अब वो ठंडी हो चुकी है, dense हो चुकी है. So always remember this denser air will sink. ठीक है, sink करेंगी मतलब they will descend downward, नीचे की ओर आएंगी. तो जब भी air descend करेंगी, नीचे की ओर आएंगी, तो जो molecules हैं that will collide with each other, कंप्रेशन होगा मॉलिक्यूल्स में. एंड दिस इज द केस ऑफ व्हाट? दिस इज द केस ऑफ एडियाबेटिक हीटिंग. और यहां पे देयर विल बी नो क्लाउड फॉर्मेशन राइट हियर. सो दिस इज द केस ऑफ एडियाबेटिक हीटिंग, जब एयर जो है वो डाउनवर्ड जा रही है, जो नीचे की ओर जा रही है, कंप्रेस करते हुए जा रही है एक दूसरे को. सो देयर विल बी नो क्लाउड फॉर्मेशन. तो जो एयर यहां से उठ करके आई थी, जो डेंस एयर, दैट विल start sinking. Okay, the dense air will always sink. So यहाँ पे sink करना start हुई. तो because of this downward movement, this air has become now dense, and that is why this particular area is called tropical high. क्योंकि air वहां पे नीचे की ओर डाउनवर्ड जा रही है, कंप्रेशन हो रहा है, कोलाइड कर रही है एक दूसरे से, तो बहुत ज्यादा प्रेशर जो है एयर का that have increased. So this area will have high pressure area. So that is why this subtropical, it is high and not it is low. This is subtropical high, which is डायनेमिकली इंड्यूस्ड बेल्ट. ठीक है, अब अगेन यहाँ पे जो एयर आई है, दे विल फाइंड सम पार्ट टू इवैक्यूएट. तो कुछ पार्सल ऑफ एयर जो है वो इस साइड चली जाएंगी, few पार्सल ऑफ एयर विल कम दिस साइड. ओके, नाउ सी दिस केस, या ऊपर वाला केस देखो आप. यहाँ पे टेम्परेचर इज एक्सेप्शनली लो. जस्ट अ मिनट. ओके, दिस टेम्परेचर इज एक्सेप्शनली लो आपके पोलर एरियाज में. ठीक है, तो यहाँ पे लो है टेम्परेचर, तो प्रेशर बहुत हाई है. देयर इज हाई प्रेशर हियर, यहाँ पे आपको बहुत हाई प्रेशर मिलेगा. एंड बिकॉज ऑफ दिस रोटेशन ऑफ द अर्थ वी हैव दिस कोरियोलिस फोर्स. कोरियोलिस फोर्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और डिटेल में. जस्ट अभी यहाँ पे ये ध्यान रखो कि कोरियोलिस फोर्स जो रोटेशन के कारण क्रिएट हो रहा है, इसकी वजह से जो एयर है, जो डेंस एयर है यहाँ पे, दिस एयर विल स्टार्ट मूविंग. ठीक है,
ये डेंस है तो ये इधर से मान लो ये नीचे की ओर आ रही है. सो नाउ दिस एयर विल कम टू दिस एरिया. ठीक है, जो आपका सब पोलर एरिया है यहाँ पे आएगा. तो नाउ टेल मी वन थिंग, दिस एरिया is much more higher than this area, this subpolar area is much higher as compared to this area, right? तो बिकॉज ऑफ दिस अर्थ कर्वेचर, जो शेप है अर्थ की, इसके कारण से क्या हो रहा है, जो डेंस एयर ऊपर से नीचे की ओर आ रही थी, ये क्या करेंगी, ये फैलेंगी, क्योंकि उसको अब एरिया जो है वो ज्यादा मिल गया है. दैट एरिया इज वेरी मच हायर एज कंपेयर टू योर पोलर एरियाज. तो अब इसको एरिया ज्यादा मिल गया है, तो दैट अगेन द एयर विल एक्सपैंड. एज द एयर विल एक्सपैंड, just a minute, I'll just clear it so that I can make it more clear to you all. Okay, so that this air, as it will expand, and we know this, the air will expand and it will become lighter. ठीक है, तो जो एयर यहां से आ रही थी वो एक्सपैंड हो रही है, वो लाइट हो चुकी है. ऑलरेडी वी नो दैट एक पार्सल ऑफ एयर जो कि वार्म एयर है, दैट इज कमिंग फ्रॉम योर सब ट्रॉपिकल हाई, दैट इज ऑल्सो कमिंग हियर. ओके, now this cold air and this hot air will collide with each other, will merge with each other, and then again they will move upward, क्योंकि उसको कोई जगह चाहिए वेकेट होने के लिए. so then they will move upward. okay, अगेन ये जो मूवमेंट अपवर्ड हो रही है, जस्ट नाउ आई टोल्ड यू कि जब भी एयर मूव अपवर्ड करेगी वहां क्या होगा, वहां पे क्लाउड की फॉर्मेशन होगी और वहां पे बारिश बहुत अच्छी होगी. वो कंडीशन है आपकी इंस्टेबिलिटी का. ओके, then again this air in the upper troposphere, now it has become cool, again they will start they will migrate to different places. So now see here, if you can see, this is a kind of cell which is being formed. ये एक तरह से सेल बन रहा है, ठीक है, और इस सेल को हम लोग डिफरेंट नेम से बोलते हैं. So just a quick revision, just revise it. तो हमारे पास क्या हो गया, we have this equatorial low pressure belt. okay, then we have polar high, दो हमारे पास polar high हो गए सब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर में. देन वी हैव दिस सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, अगेन वी हैव दिस सब ट्रॉपिकल हाई बेल्ट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर. देन वी हैव सब पोलर लो बेल्ट इन द नॉर्दर्न एंड द सदर्न हेमिस्फीयर. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर नाउ कि क्यों ये प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो रहा है. ऑलवेज रिमेंबर दिस सब ट्रॉपिकल हाई एंड सब पोलर लो इज बिकॉज ऑफ डायनेमिकली इंड्यूस्ड. These are dynamically induced pressure belt and not thermally induced pressure belt. Thermally induced pressure belt we have only two, that is your ये polar high and this equatorial low. Okay, now see, just I have tried to mention the different cells which is being created. So this I told you, equator के पास से air जो है वो ऊपर उठी, this air will rise upward, यहाँ पे cooling down होगी, and then this air will move this way, and again यहाँ पे फिर this will start sinking here near the subtropical area. So this is the area of your what, this is subtropical high area. और अगेन कुछ एयर जो है इस साइड मूव कर जाएगी एंड सम एयर विल मूव दिस साइड. सो दिस इज बेसिकली योर हैडली सेल. ठीक है, दिस इज योर हैडली सेल. अगेन दिस एयर इज गोइंग दिस वे, और ऊपर से भी जो है, जो डेंसर एयर है, दैट इज कमिंग फ्रॉम योर पोलर एरिया. अगेन दिस विल मर्ज हियर, कोलाइड विद ईच अदर, एंड देन दे विल मूव अपवर्ड. सो दिस इज अ टाइप ऑफ सेल विच इज बीइंग क्रिएटेड. इसको हम लोग बोलते हैं फेरल सेल. एंड अगेन ये साइकिल यहाँ पे कंटिन्यू हुआ. दिस इज योर पोलर सेल. So this is all about your different cells and the pressure belts which we are having. कुछ नहीं समझ में आया हो तो do let me know. इसी पे based we'll discuss how now your winds patterns are being followed. कैसे ये easterlies बन रही हैं, westerlies बन रही हैं, इसी पे based होगा आपका वो वाला concept. So we'll discuss that in the next video. So for now your homework will be, so you have to read these two chapters. After seeing this video you have to go and do this both chapters, solar radiation and the atmospheric circulation and weather system. So these are important chapters, line to line पढ़ लेना आप. वैसे ये सारे ही chapters important हैं. Since I am teaching this particular thing, so that's why I am mentioning कि ये दोनों पढ़ लेना. Otherwise पढ़ना तो आपको सारा ही है इस particular book से. That is your fundamental of physical geography. Okay. So this is the question which you have to attempt. This question I have made for you all. So marine heat wave की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है, so go back and see that video and come here again and then attempt it, and do comment in the comment box. So question here is that consider the following statements regarding the marine heat waves. Marine heat waves occur in all the latitudes except the areas beyond 60 degrees north and 60 degrees south latitudes. Marine heat waves have increased by 50% over the past decade due to persistent warming and have become more frequent. Third is recent studies says that marine heat waves
Indian Ocean will intensify drought all over the Indian subcontinent. So this question you have to attempt. कमेंट करो, मैं देखूं आपने कितने अच्छे से देखा है उस वीडियो को या फिर कितना आपने समझा है. और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी से. फटाफट से आप रिवाइज करो और एनसीईआरटी को पढ़ो, मैप्स को देखते रहो, करंट से अपडेटेड रहो. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. So see you soon in the next video. Bye bye and take care. Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Civil's Daily.